Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about Eternals और मेरी वही पुरानी घिसी पिटी लाइन। ये मूवी मेरी सीरीज MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 26th मूवी है और पूरे वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ मैंने ही करी है। दुनिया की सबसे बेस्ट एडिटिंग के साथ में, टॉप वॉइस और टॉप डिटेल्स के साथ में ये मूवी आपको यहीं पर मिलेगी। और अगर आपने मेरी बाकी पुरानी MCU की मूवीज को नहीं देखा तो नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जिसमें ऑलरेडी आयरन मैन से लेकर शैंग-ची तक टोटल 25 मूवीज पड़ी है। वैसे आई नो कि आपने सभी देख लिए क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो आप मुझे बताते रहते हैं कि भाई मैंने आपकी सारी मूवी देखी है सर, आप बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं। तो आई होप कि आपने वो सारी देख ली होगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले, इस सृष्टि के निर्माण से भी पहले, सेलेस्टियल नाम की एक प्रजाति थी जिनका एक प्राइम सेलेस्टियल था जिसका नाम था एरिशम, जिसने पहले सन को बनाया, फिर यूनिवर्स को बनाया जहां से लाइट की शुरुआत हुई और हमारी पृथ्वी ग्रो कर गई। लेकिन तभी डीप स्पेस से कुछ ऐसे डिविएंट्स निकल कर आए जो कि धरती पर आकर लाइफ फॉर्म्स यानी कि इंसानों और जानवरों को खाकर अपना पेट भर रहे थे। तो उन्हें रोकने के लिए सेलेस्टियल ने ओलंपिया प्लैनेट से कुछ इटर्नल्स को धरती पर भेजा। इनकी लीडर का नाम होता है एजेक। एजेक के गले में हम एक ऑर्ब को भी देख सकते हैं जिसे कि हिंदी में शक्ति व्रत भी कहा गया है। वेल शक्ति व्रत आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देगा इसलिए हम इसे ऑर्ब कहेंगे। ये ऑर्ब को आप अपने स्टार लॉर्ड वाला पावर स्टोन भी कह सकते हो, मतलब ऑर्ब समझ जाओ यार। बेसिकली ऑर्ब एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है सेलेस्टियल्स और इटर्नल्स के बीच में। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है धरती पर जहां पर कुछ डिविएंट्स निकलकर इंसानों को खा रहे होते हैं और तभी यहां पर पहुंच जाते हैं इटर्नल्स। अब ये होता है प्रेजेंट टाइम से 7000 साल पुराना टाइम, यानी कि साफ शब्दों में कह सकते हैं कि इटर्नल्स पहली बार 7000 साल पहले इस धरती पर आए थे। यहाँ पर टोटल 10 इटर्नल्स होते हैं जिनकी पावर्स मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ऑलरेडी आपको पता तो होगी, तो उनके रेफरेंस में एक सिमिलर कैरेक्टर को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो आप उससे उसका रेफरेंस लगा सकते हैं। तो दोस्तों नए साल का मौका और साथ ही आ रही है 16 तारीख से Amazon रिपब्लिक डे और मिंत्रा की धमाकेदार सेल विद अप टू 80% ऑफ, मतलब विश लिस्ट पूरा करने का बेस्ट मौका। बट मेरे पास इस बार खर्चे का सोल्यूशन है जिससे शॉपिंग करने के फ्री पैसे मिलते हैं। अब Amazon, आजियो या मिंत्रा के डिस्काउंट के ऊपर और भी पैसा बचाने और एक्स्ट्रा कैशबैक कमाना है तो सीधे जाओ कैश करो पर, जो कि शॉपिंग करने का फ्री पैसे देता है, जिस पे Amazon, आजियो, मिंत्रा से लेकर बिग बाजार सभी मिलेंगे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के ऊपर अप टू एक्स्ट्रा 30% कैशबैक अलग से। कैशबैक माने हर शॉपिंग पर फ्री पैसा। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट दोनों पर ही कैशबैक अवेलेबल है। सबसे मजेदार बात यह है कि कैशबैक का पैसा सीधा बैंक में जमा करवा सकते हो या फिर वहां से निकलवा भी सकते हो। टेंशन की बात तो है ही नहीं क्योंकि ये ऐप रतन टाटा फंडेड है। ये ऐप यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स में। और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे गिव अवे भी है जिसमें ₹500 के वाउचर जीत सकते हो। स्टेप नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और ₹25 का बोनस तुरंत मिल जाएगा, या फिर अलग से जाकर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कोड हितेश25 यूज कर लेना तो भी आपको ₹25 का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब होम पेज या फिर कोई भी मनपसंद वेबसाइट पर जाइए जैसे कि Amazon, सर्च करिए और ऑरेंज बटन पर क्लिक करिए। जैसे चाहे वैसे शॉपिंग कीजिए और अपना कमाया हुआ कैशबैक माई अर्निंग्स में चेक कीजिए, जो कि आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। बस इतना ही सिंपल है। तो जाओ, जल्दी जाओ और ऐप ट्राई करो। कम से कम महीने के पेट्रोल का खर्चा या फिर पूरी ट्रिप का खर्चा तो निकल ही जाएगा। और हाँ, ₹500 के 5 Amazon वाउचर जीतने के लिए 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो और अगर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो मेरा कोड हितेश25 यूज कर लेना। स्टेप नंबर 2, कोई भी एक ट्रांजेक्शन करो, चाहे स्विगी से खाना ऑर्डर करो या फिर Amazon से फोन। और हाँ, ऑर्डर कैंसिल मत करना। पहले आता है इकरस एज लाइक एज सुपरमैन, देन सर्सी एज लाइक एज कैप्टन प्लैनेट। अब ये बचपन में कार्टून आता था, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। स्प्राइट एज लाइक एज स्क्रल्स, जो कि अपना रूप बदल सकते हैं और रियलिटी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। थीना एज लाइक एज हेला, या फिर इसे
गॉड ऑफ वॉर भी कह सकते हैं। एजैक एज लाइक ए स्वान फायर, इसके पास में रीहीलिंग एबिलिटी होती है। स्वान फायर बेसिकली बेंटन का एक कैरेक्टर था, जो बचपन में कार्टून देखते होंगे उन्हें पता होगा। मक्कारी एज लाइक एज फ्लैश, तेज भागती बहुत। ड्रूग एज लाइक एज वांडा, माइंड मैनिपुलेशन। गिलगमेश एज लाइक एज हल्क कह सकते हैं इसे, पावर ज्यादा है लौंडे में। फास्टॉस एज लाइक एज आयरन मैन, जरूरत पड़ने पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक डिवाइस या फिर इक्विपमेंट बना देना, बट आयरन मैन की जगह कोई नहीं ले सकता। किंगो इसकी सुपर पावर है बकचोदी, ये उंगलियों से शूट कर लेता है और एक इंडियन कैरेक्टर है। इन सभी का मकसद ही इंसानों को बचाना होता है। जिसके बाद में मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम सरसी को देख पाते हैं। इस वक्त ये एक मोबाइल एडिक्ट हो चुकी होती है, वहां से वो एक म्यूजियम में पहुंचती है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये एक टीचर है, मगर ये क्लास में लेट हो चुकी होती है। इसी वजह से यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड डेन इस क्लास को संभाल रहा होता है। अब ये डैन महाराज और कोई नहीं बल्कि हमारे गेम ऑफ थ्रोन से जॉन स्नो है, जैसे कि बास्टर्ड भी कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे वाले चैनल वेब सीरीज एक्सप्लेनर्स पर गेम ऑफ थ्रोन्स को एक्सप्लेन कर रखा है। काफी अच्छे एपिसोड्स और बहुत ही तगड़ी स्टोरी है, तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर अपनी क्लास को वापस से हैंडल करने के साथ सरसी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है और डेन वहां से चला जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर में वहां पर एक जोरदार भूकंप आता है। एक बड़ी सी घड़ी एक बच्ची पर गिरने वाली होती है, लेकिन सरसी मैटर को मैनिपुलेट करके उसे रेत में बदल देती है और बच्ची की जान बचा लेती है। और थोड़ी देर बाद में वो भूकंप थम भी जाता है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में। यहाँ पर हम सरसी और डैन को तो देख ही पाते हैं और साथ ही वहाँ पर स्प्राइट भी होती है, जो कि रूप बदलकर एक लड़की को डेट कर रही होती है। बेसिकली आज डैन का बर्थडे होता है और उसे खास बनाने के लिए सरसी आज उसके साथ होती है। गिफ्ट के तौर पर सरसी उसे उसकी पुरानी फैमिली की एक अंगूठी देती है और कहती है कि ये तुम्हारे खानदान की विरासत है। डेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके खानदान की पुरानी अंगूठी आखिर इसे कहां से मिल गई। वेल उसे क्या पता था कि ये लोग तो यहाँ पर 7000 सालों से हैं। पर यहाँ पर डेन को स्प्राइट से पता चल चुका था कि उसके पास में कोई जादुई ताकतें हैं, तो आकर सरसी को कहता है कि क्या तुम डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी हो, क्योंकि उसके पास में भी तो मैजिकल पावर्स हैं। यूजुअली इटर्नल्स कभी भी किसी इंसान को अपनी पुरानी बातों के बारे में नहीं बताते हैं, मगर स्प्राइट ने यहाँ पर डेन के सामने सारे सच खोल दिए होते हैं, जिससे कि डेन को ये भी पता चल पाता है कि सरसी का पहले किसी एक और दूसरे इटर्नल के साथ में चक्कर चल रहा था, जिसका नाम था इकेरस। पार्टी को खत्म कर लेने के बाद में जब वो लोग रास्ते से घर जा रहे होते हैं, तभी पानी के रास्ते से एक दूसरा डिविएंट आकर उन पर हमला कर देता है। ऐसा कई बार हुआ था कि इटर्नल्स ने डिविएंट्स को इंसानों को मारते टाइम उन्हें रोका था, मगर इस बार मैटर कुछ अलग ही था। यहाँ पर ये डिविएंट इंसानों को मारने की बजाय इटर्नल्स को मारने के पीछे पड़ा था। उससे बचने के लिए स्प्राइट अपने काफी सारे क्लोन्स बनाती है, मगर डिविएंट को इसके बारे में पता चल जाता है। अब उसे ये पता कैसे चला वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक काफी क्रिटिकल सी कंडीशन वहां पर खड़ी हो जाती है। ये दोनों ही डिविएंट से हारने वाले होते हैं, बट तभी एंट्री हो जाती है इकेरस की, जो कि अपनी आंखों से गोली मारे वाले लेजर्स की स्टाइल से उसे वहीं पर धूल चटा देता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं लेजर खाकर भी डिविएंट का कुछ नहीं बिगड़ता और वो अपनी बॉडी को अगेन रीहील कर लेता है। ये देखकर इकेरस सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक डिविएंट ने अपनी बॉडी को रीहील कैसे कर लिया, मगर कैसे तैसे वहां से वो डिविएंट्स अपनी जान बचाकर पानी में वहां से भाग जाता है और तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। उन पुलिस वालों से अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए स्प्राइट वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट करती है और ये सभी उसी इल्यूजन की मदद से बच जाते हैं। इस हादसे के बाद में जब डेन सरसी को पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे तुम्हारी सच्चाई तो बताओ, तो सरसी बताती है कि आज से करीब 7000 साल पहले हम एक डोमो नाम की स्पेसशिप में धरती पर आए, तो हम इंसानों को डिविएंट से बचाने के लिए, क्योंकि ये डिविएंट्स इंसानों को खाकर अपनी भूख को मिटाते हैं। आज से करीब 500 साल पहले हमें लगा कि हमने सारे डिविएंट्स को खत्म कर दिया, मगर न जाने ये वाला कहां से टपक पड़ा। जहां पर डेन उसे इकेरस के रिश्ते के बारे में भी पूछता है, तो सरसी बताती है कि हमारा रिश्ता करीब 5000 साल तक चला। वेल ये सुनकर डेन कहता है कि इतने में तो हमारी 7 पुश्तें निकल जाती है आराम से। लेकिन डेन इस बात से कंफ्यूज भी था और उससे पूछता है कि जब थैनोस इस धरती पर आया तब तुम लोग कहां पर थे। रिप्लाई में सरसी कहती है कि हमारे बॉस एरिशम ने हमें इंसानों के किसी भी मामले में दखल देने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर हम दखल देते तो इंसानों को विकास उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आज हो रखा है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर्स का तभी यूज कर सकते हैं जब कोई डिविएंट तुम्हारे खिलाफ हो। डेन कहता है कि अगर तुम लोगों ने सारे डिविएंट्स को मार दिया था तो तुम वापस क्यों नहीं गए। रिप्लाई में सरसी अगेन कहती है कि हम लोग एरिशम के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, जब उसका ऑर्डर आएगा तब हम लोग वापस चले जाएंगे। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सरसी के घर पर। वहां पर हम स्प्राइट और साथ ही इकेरस को देख पाते हैं, जहां पर सरसी इकेरस को ये बताती है कि जब तुमने उसके ऊपर वार किया तो उसने अपनी बॉडी को रीहील कर दिया। वेल ऐसा तो पहले कभी ये डिविएंट्स नहीं कर पाते थे, आखिर इसके पीछे मैटर क्या है, हमें जाकर एजेक को इसके बारे में बताना होगा। जिसके बाद में एक
एक सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का आज से 500 साल पुराना बेबीलोन सिटी का। यहाँ पर कई सारे डिविएंट्स इंसानों को खाने के लिए पहुंचे होते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए इटर्नल्स भी वहां पर आ जाते हैं। एंड एज ऑलवेज मेरी वही पुरानी लाइन, मार्वल की मूवी है तो टॉप CGI, VFX और तगड़े ग्राफिक्स होना तो बिल्कुल आम बात है। यहाँ पर एक सीन मुझे बहुत मस्त लगा, जिस तरीके से द एवेंजर वाली फर्स्ट मूवी के अंदर हल्क ने चित्तौरिया आर्मी के एक बड़े से जायंट को खींच के मुक्का मारा था, वैसा ही मुक्का गिलगमेश आकर एक डिविएंट पे मार देता है। जिस बात से मैं ये पता चलता है कि गिलगमेश बाकी सभी इटर्नल्स में फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन सभी डिविएंट्स को खत्म कर देने के बाद में अपने ऑर्ब की मदद से एजेक अपने बनाने वाले बॉस यानी कि सेलेस्टियल से बातें करती है। अभी कन्वर्सेशन काफी ज्यादा डीप थी, मेरे हर एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। एजेक एरिशम को कहती है कि हमने इस धरती पर मौजूद सारे डिविएंट्स को खत्म कर दिया है, ये दुनिया अब इंसानों के रहने लायक है। एरिशम, आपकी बनाई गई ये दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। अब यहाँ पर इन बातों का मतलब ये है कि एजेक एरिशम को सोचने पर मजबूर कर रही है किसी बात को लेकर। बट रिप्लाई में एरिशम बोलता है कि तुम अपने काम से भटको मत एजेक। रिप्लाई में एजेक पे कहती है कि ओके, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और अगेन वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से रियलिटी में पहुंच जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उनके स्पेसशिप डोमो में। यहाँ पर सारे इटर्नल्स बैठे होते हैं और तभी फास्टोस अपनी क्रिएटिविटी के साथ में एक भाप से चलने वाला इंजन बनाता है। तो एजेक उससे पूछती है कि आखिर ये तुमने क्या बनाया। तो फास्टोस कहता है कि एक ऐसी मशीन है जिससे कि खेती करने में लोगों को काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। रिप्लाई में स्प्राइट और साथ ही एजेक कहती है कि इंसानों को तुम्हारी क्रिएटिविटी समझ नहीं आएगी, ये उनके समय से काफी आगे की टेक्नोलॉजी है, उन्हें कुछ ऐसा बना कर दो जिससे कि वो समझ भी पाए और आसानी से अपने कामों को कर भी पाए। तो इन बातों को सुनकर फास्टोस एक छोटा सा फावड़ा बना देता है और बोलता है कि इससे तो ये आराम से खेती कर ही पाएंगे। वेल, ये तो थी बेचारे के अरमानों की अर्थी। जहाँ पर रात को हम ये देख पाते हैं कि अब स्प्राइट अपने इल्यूजन की मदद से बेबीलोन में लोगों को इटर्नल्स की कहानियां सुना रही होती हैं। वहीं पर हम इकरस को भी देख पाते हैं जो कि सरसी पर लाइन मारने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है एजेक और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सरसी के बारे में क्या सोचते हो। वेल, तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम्हें भी अपने जीवन जीने का हक है, जाओ अपने दिल की बात सरसी से जाकर कह दो। और उसके बाद में हमें सरसी और साथ ही इकरस के बीच में एक इंडियन स्टाइल में मैरिज दिखाई जाती है, जहाँ पर रात को उनके बीच में घपाघप हो जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और इस वक्त यहाँ पर इकरस, सरसी और स्प्राइट पहुंच चुके होते हैं एजेक के घर पर उससे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो एजेक की लाश पड़ी होती है, यानी कि डिविएंट्स ने इन इटर्नल्स के आने से पहले एजेक को मार डाला और इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। और यही रीजन था कि वो डिविएंट्स अपने आप को रीहील कर पा रहे थे। इवेंचुअली तभी वहां पर सरसी की बॉडी के अंदर एक ऑर्ब एंटर करता है, जो कि पहले कभी एजेक की बॉडी में हुआ करता था, और वो भी सबकॉन्शियसली पहुंच जाती है एरिशम के सामने। और तब एरिशम उसे कहता है कि अब वक्त आ चुका है, और अगेन वो अपनी रियलिटी में वापस आ जाती है। ये बात सरसी इकरस और साथ ही स्प्राइट को बताती है। ये सुनकर इकरस कहता है कि क्या सचमुच तुमने एरिशम से बात करी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही एजेक से ही बात किया करते थे। लगता है मामला गंभीर है, हमें बाकी टीम मेंबर्स को इसके बारे में बताना होगा। यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है 1521 का, यानी कि अगेन करीब वही 500 साल पुरानी बात। इस दिन यहाँ पर इंसानों के बीच में काफी घमासान युद्ध हो रहा होता है, कुछ अंग्रेज और कुछ मुगल शामिल थे। ये बात देखकर ड्रेक को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसलिए वो उनका माइंड मैनिपुलेट करके उस चलती वॉर को रोकना चाहता था। लेकिन एजेक उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुमने इस वॉर को रोका तो इंसानों को विकास वैसे नहीं होगा जैसा कि हम चाहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ डिविएंट्स के आने पर ही दखलंदाजी करने का हक है, इंसानों के मामले में हमें नहीं पड़ना चाहिए। रिप्लाई में ड्रेक कहता है कि ये तो कत्ले आम है, इस तरीके से तो काफी मासूम जाने चली जाएंगी, कुछ भी हो जाए मगर मैं तो इन्हें रोक कर रहूंगा। इसी बीच यहाँ पर थीना भी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को खोकर अपने ही लोगों यानी कि अपनी ही टीम पर वार करना स्टार्ट कर देती है। तो ड्रेक उसे शांत करता है और उसके बाद में एजेक ये फैसला करती है कि वो अब थीना की यादों को हमेशा के लिए मिटा देगी। तो गिलगमेश कहता है कि हमने करीब 6500 साल एक साथ बिताए हैं, इससे इसकी यादें मत छीनो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तब यहाँ पर एजेक कहती है कि हमने एक साथ काफी सारा समय निकाला, मगर मुझे अब लग रहा है कि आप सभी के माइंड अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए आज से हम सभी के रास्ते अलग हैं। और जब कभी नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो मुझे बताना कि तुम सब लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। और यही रीजन था कि आज से 500 साल पहले ये सारे इटर्नल्स अलग अलग जगह पर जाकर अपनी लाइफ को स्पेंड करने लगे। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इंडिया में मुंबई पर, जहां पर ये बाकी इटर्नल्स मिलने के लिए आते हैं किंगो से। और साथ ही किंगो के मैनेजर को भी हमने कई सारी मूवीज में देखा है। इकरस किंगो को बताता है कि वक्त आ चुका है सभी इटर्नल्स के एक साथ मिलने का। तो किंगो कहता है कि हाँ, कॉलेज रियूनियन की पार्टी होने वाली है, चलो। यहाँ पर किंगो अपने बाकी
बाकी साथियों को बताता है कि मैंने इन 500 सालों में बीइंग अ बॉलीवुड एक्टर अपनी लाइफ को स्पेंड किया, और अब जैसा कि इटर्नल्स एज नहीं करते, तो पुराने टाइम में किंगो के परदादा के रूप में भी वही था, फिर दादा के रूप में, फिर उसके पिताजी के रूप में भी वही था जिसने बॉलीवुड को काफी अच्छी एक्टिंग और बेहतरीन मूवीज दी। और अब ये लोग पहुंच जाते हैं गिलगमेश से मिलने के लिए। यहाँ पर थीना भी होती है जो कि अपनी ही दुनिया में खोई होती है। गिलगमेश कहता है कि तुम रुको, तुम मत जाना वरना वो तुम पर वार कर देगी, इससे जाकर मैं बात करता हूँ। फिर वो थीना को समझाता है और स्प्राइट उसमें उसका मदद करती है इल्यूजन के थ्रू, और बताती है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं थीना, हम सभी आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, तुम्हें हमारी बात को समझना पड़ेगा थीना। जिसके बाद में थीना शांत हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है एक लंच टेबल पर, जहाँ पर ये सभी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और बात निकलती है एजे की कि डिविएंट्स ने एजे को जान से मार दिया और साथ ही उसकी शक्ति को भी अब्सॉर्ब कर लिया है। सरसी कहती है कि मुझे एरिशम से एक बार बात करनी होगी, जिसके बाद में वो बाहर निकलकर अपने उस ऑर्ब की मदद से सबकॉन्शियसली पहुंच जाती है एरिशम के पास में, जहां पर एरिशम उसे एमरजेंस के बारे में बताता है। अब यहाँ पर एमरजेंस को अगर एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली होता यह है कि हर 7000 सालों में एक बार एक सेलेस्टियल एक पूरी पृथ्वी या फिर कह सकते हैं कि एक पूरे प्लेनेट से निकलकर बाहर आता है। शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो जिस तरीके से एक मुर्गी अंडा देती है और अंडे में जो उसका एम्ब्रियोट होता है वो कुछ टाइम के लिए एम्ब्रियोट होता है, बाद में वो एक चूजे में बदलकर उस अंडे को फोड़कर बाहर निकलता है, तो ऐसा ही कुछ सेलेस्टियल्स के साथ में भी होता है। ये सेलेस्टियल्स एक बीज को धरती पर फेंकते हैं, I mean किसी भी प्लेनेट पर, जिसके बाद में उस एम्ब्रियोट को अपने एक्चुअल फॉर्म में आने में करीब 7000 साल लगते हैं। और अब जैसा कि अंडे से बाहर निकलने के बाद में किसी भी जीव को भूख लगती है तो सेलेस्टियल्स को भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उन्हें ऊर्जा मिलती है लाइफ फॉर्म से। अगर शॉर्ट में सारे सिनेरियो को बताऊं तो सेलेस्टियल सबसे पहले तो खुद अपनी एनर्जी के साथ में सूरज को क्रिएट करते हैं, जिसके बाद में उस सूरज की मदद से दूसरी प्लैनेट्स को पावर मिलती है। उस पावर की मदद से वो सारे प्लैनेट्स ग्रो अप होते हैं, उनमें जीवन आ जाता है और फिर सेलेस्टियल्स उन्हीं जीवन वाले प्लैनेट्स में एक अपने बीज को फेंक कर एक सेलेस्टियल को कोर में डाल देते हैं। और जब वो प्लैनेट पूरी तरीके से अच्छी आबादी के साथ में करीब 7000 सालों तक फल फूल जाता है तो फिर आता है सेलेस्टियल बाहर निकलकर उन सभी की आत्माओं को चूसने। बट पुराने टाइम में प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि डायनासोर्स वगैरह बाकी सभी लाइफ फॉर्म्स को खा रहे थे, तो उन सभी को बैलेंस करने के लिए सेलेस्टियल्स ने डिविएंट्स को बनाया, यानी कि उनकी पहली क्रिएशन डिविएंट्स थी। मगर धरती पर आकर डिविएंट्स ने अपने आप को खूंखार बना लिया और धीरे धीरे वो भी अब वहां की लाइफ फॉर्म्स को खाने लगे। तो उन सभी को रोकने के लिए सेलेस्टियल्स ने धरती पर इटर्नल्स को भेजा और जैसे इटर्नल्स आए उन्होंने डिविएंट्स को रोका और धरती पर एक बैलेंस बना दिया। इतने टाइम तक तो सरसी सेलेस्टियल्स को अपना गुरु मानती थी, अपना बॉस मानती थी, मगर साला असली विलन तो यही निकला। यहाँ पर उसे एक बात और रिवील होती है कि उसके जैसे हजारों लाखों इटर्नल्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में दूसरे प्लैनेट्स पर डिविएंट्स से वहां के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। यानी कि उन इटर्नल्स को भी नहीं पता है कि जिस प्लैनेट को वो डिविएंट्स से बचा रहे हैं एक टाइम आने पर वो प्लैनेट्स पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे और उसमें से एक सेलेस्टियल निकलेगा, यानी कि अगेन मास मर्डर, कई सारे लोगों का एक बार में ही खत्म हो जाना। यहाँ पर सरसी अपनी पुरानी यादों को भी देख पाती है। यहाँ पर होता यह है कि सेलेस्टियल्स कभी भी इटर्नल्स को अगर किसी प्लैनेट पर भेजते थे और जब 7000 साल बाद तक काम खत्म हो जाया करता था तो ये उन्हें वापस से क्रायोजेनिक स्लीप में डालकर कई सालों तक सुला दिया करते थे, जब तक कि इनके पास में इनका नेक्स्ट मिशन नहीं आ जाया करता था। यहाँ पर सरसी को कई सारे क्लोन्स भी दिखाई पड़ते हैं, जो कि इस बात का साफ इंडिकेशन था कि सेलेस्टियल्स काफी ज्यादा मतलबी हैं, अपने आप की क्रिएशन करने के लिए इतने सारे लोगों को जान से मार डालते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इमर्जेंस। एंड आई होप कि आपको ये इमर्जेंस का फंडा समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जिसको समझ में आएगा वो आपको बता देगा। और अब जब सरसी को इमर्जेंस के बारे में पता चल जाता है तो वो आकर ये बात अपनी टीम को बताती है कि सेलेस्टियल्स को जिन्हें हम अपना बॉस मानते थे, जिन्होंने डिविएंट्स को मारने के लिए हमें धरती पर भेजा था ताकि इंसानों की जान बच सके, मगर ये सब कुछ तो वो खुद के फायदे के लिए कर रहे थे ताकि 7000 सालों तक आराम से इंसान फल फूल सके, और जब एक बड़ी मात्रा इंसानों की हो जाए तो धरती से निकलने वाला सेलेस्टियल ही उन्हें जान से मार दे। अब हमें सेलेस्टियल्स के लिए काम करना छोड़ना पड़ेगा, तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम उसी का माइंड मैनिपुलेट कर दें, इसमें ड्रूग हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद में सभी लोग पहुंच जाते हैं अमेज़न में और वहां उनकी मुलाकात होती है ड्रूग से। ये भाई साहब यहाँ पर इंसानों के मैनिपुलेशन के साथ में खुद की एक अलग ही दुनिया बनाकर रह रहे होते हैं। जब सरसी आकर उसे सारा प्लान बताती है कि हम लोग सेलेस्टियल के खिलाफ हो चुके हैं और अब उसका माइंड मैनिपुलेट करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, तो ये बंदा सीधा मुकर जाता है और कहता है कि तुम्हारा काम तुम ही देख लो, मैं सेलेस्टियल के साथ
साथ में नहीं बढ़ सकता। उन्होंने हमें बनाया है तो हम आखिर उनका सामना कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में ये लोग मदद लेने के लिए पहुंचते हैं फास्टोस के पास में और फास्टोस अपनी क्रिएशन के साथ में एक यूनी माइंड ब्रेसलेट बनाता है और साथ ही ये भी बताता है कि अगर डिविएंट्स हमारी पावर्स को लेकर खुद की डिसेबिलिटीज को एबिलिटीज में बदल सकते हैं तो हम लोग भी हमारी सभी पावर्स को मिलाकर एक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डिविएंट्स आ जाते हैं और अगेन यहाँ पर इनके बीच में एक बहुत ही घमासान फाइट होती है जिसके अंदर गिलगमेश इनका सामना करने लगता है। मगर तभी वही डिविएंट जिसमें कि इस वक्त ऑलरेडी एजिक की पावर थी वो उसकी मदद से गिलगमेश को भी मार देता है और उसकी पावर को भी एब्जॉर्व कर लेता है और देखते ही देखते वो अपने आप की बॉडी को एक ह्यूमन जैसे शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अब वो थीना के पीछे भी पड़ा होता है। मगर थीना अपनी फाइटिंग स्किल्स के साथ में उस डिविएंट को वहीं पर खत्म कर देती है। अब यहाँ पर जैसे ये सभी यूनिमाइंड को क्रिएट करके एमरजेंस को रोकने वाले होते हैं लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेम खेल जाता है इकरस। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक फ्लैशबैक सीन आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि एजेक और साथ ही एरिशम के बीच की कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनना, तो उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ। होता यह है कि एजेक को ऑलरेडी पता था कि उसने कई सारी दुनियाओं को 7000 सालों में तबाह किया है, मगर इस बार धरती पर आकर रहकर उसे इंसानों से प्यार हो गया, उनके प्रति जज्बात उमड़ गए और यही रीजन था कि एजेक ने एरिशम को यह कहा था कि आपकी बनाई हुई ये दुनिया काफी ज्यादा सुंदर है, आपको सोचना चाहिए इस बारे में। बट रिप्लाई में एरिशम क्या बोलता है कि अपने काम से भटको मत। तो थक हार कर एजेक भी यही कहती है कि ओके मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हालांकि एजेक नहीं चाहती थी कि एमरजेंस के वक्त वो बड़ा सेलेस्टियल जब इस पृथ्वी से निकले तो सारे लोग जान से मर जाएं, इसलिए वो तो खुद इस एमरजेंस को रुकवाना चाहती थी। लेकिन इकरस अपने बॉस का बेस्ट एम्प्लॉय बनने के चक्कर में अपने ही साथियों से दगाबाजी कर डालता है और अब स्प्राइट जो कि हमेशा से ही एक बच्ची के रूप में थी, क्योंकि अब ये लोग एज तो करते नहीं है, तो उसे कहीं ना कहीं इकरस पसंद था और वो भी उसके साथ हो जाती है और फिर अब इन इटर्नल्स के बीच में ही इंटरनली फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वेल एक काफी लंबे चलने वाली लड़ाई जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल और एग्जैक्ट टॉप सीजीआई के साथ में होती है, तो उसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं। ये फाइट मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ही टीवी पर देखकर एंजॉय करें। और साथ ही अब ये वक्त हो चला था एमरजेंस का, यानी कि टोटल 7000 साल बीत चुके होते हैं और एक नया सेलेस्टियल जिसका नाम होता है म्यामट, ये अब धरती से जन्म लेने वाला होता है। अब यहाँ पर जैसा कि ड्रेक ने मना कर दिया होता है ऐसा करने से, तभी वहां पर सरसी बाकी सभी ब्रेसलेट को यूज करके एक यूनिमाइंड क्रिएट करती है और मैटर मैनिपुलेशन की मदद से धरती यानी कि चट्टान की पावर को मैनिपुलेट करके उस इतने बड़े सेलेस्टियल को पूरी तरीके से पत्थर में बदल देती है। इससे होता यह है कि एमरजेंस वहीं पर टल जाता है और ये पूरी दुनिया खत्म होने से बच जाती है। मगर इस वक्त तक उसका एक हाथ और थोड़ी बहुत मुंडी ऊपर धरती पर आ चुकी होती है। लास्ट में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हर कोई अपनी लाइफ में वापस से लौट जाता है। लेकिन इकरस जिसने कि अपने ही दोस्तों से दगाबाजी करी और जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था सरसी, उसे भी जान से मारने की कोशिश करी, इसलिए वो खुद को माफ नहीं कर पाता और वो सूरज की तरफ निकल जाता है खुद को खत्म करने के लिए। और यहाँ पर धरती पर अब सरसी बाकी सभी माइंड मैनिपुलेशन की मदद से उस यूनिमाइंड की पावर से स्प्राइट को भी इटर्नल से इंसान के रूप में बदल देती है ताकि वो बड़ी होकर अपना प्यार धरती पर पा सके। अब देखा जाए तो 10 में से 4 तो यूं ही खत्म हो गए। सबसे पहले एजेक मर गई, उसके बाद के अंदर गिलगमेश मर गया, इकरस पहुंच गया सूरज पर खुद को खत्म करने के लिए, स्प्राइट खुद की पावर गवा दी, बचे कुल मिला के 6। अब इन 6 में से 2 टीम्स बन जाती है 3-3 इटर्नल्स की। एक टीम के अंदर होते हैं ड्रूक, थीना और मक्कारी। डोमो शिप में बैठकर बाकी सभी इटर्नल्स को ये बताने के लिए निकल जाते हैं कि सेलेस्टियल्स बहुत बड़े हरामखोर हैं और यहाँ धरती पर किंगो, सरसी और फास्टोस बचते हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है मान शक्तिमान एरिशम, जो कि अब इतने बड़े हादसे के बाद में तो चुप रहने वाला नहीं था और वो इन बाकी बचे धरती पर 3 इटर्नल्स को अपने पास खींच ले आता है और कहता है कि तुमने एक बहुत बड़े होने वाले इवेंट को रोका। एक सेलेस्टियल की कीमत इन इंसानों की जान से कई ज्यादा थी, आखिर तुमने इन इंसानों को क्यों बचाया? इसके बारे में मैं तुम्हारी सारी यादों को चेक करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि इस धरती का क्या करना है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अब इस मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पर ड्रूक, थीना और मक्कारी डोमो में बैठे होते हैं, तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। इसमें से 2 लोग निकल कर आते हैं। सबसे पहले निकल कर आता है पीप, जो कि मुझे एल्फ जैसा दिख रहा होता है और वो एक शख्स की काफी ज्यादा तारीफ करता है जिसका नाम होता है एरोस। और अनफॉर्चुनेटली ये भाई साहब होते हैं द ग्रेट थैनोस के ब्रदर। अब मैंने यहाँ पर ग्रेट क्यों बोला, उसके लिए एक छोटी सी थ्योरी है जो कि बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। कहीं ना कहीं थैनोस को इस बारे में पता था कि सेलेस्टियल्स अपने आप को पैदा करने के लिए 7000 सालों में एक बड़े से प्लेनेट को तबाह कर देते
थे और टाइटन का भी यही हश्र हुआ था और उसी को बचाने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए थैनोस ने इमरजेंस को बंद करने के लिए आधी पॉपुलेशन करना सही समझा। जहां पर एक तरफ पूरा का पूरा प्लेनेट ही तबाह हो रहा है, कम से कम उसकी जगह पर आधे लोग तो बच रहे हैं। वह ऐसा करना भी गलत था। खैर अब थैनोस तो रहा नहीं, तो अब उसकी बातें करने का क्या मतलब। यहाँ पर ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म होता है और शुरू होता है इसका सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हम देख पाते हैं हमारे जॉन स्नो को या फिर कह सकते हैं कि डैन विटमैन को। इसके पास में इसकी एक खानदानी तलवार होती है जो कि उसे पुकार रही होती है। जैसे कि आपने शाहरुख खान की अशोका मूवी देखी होगी ना, कि उसकी तलवार बाहर निकलती खून मांगती है, ऐसा कुछ सीन यहाँ पर है। डेन उस तलवार को देखकर कहता है कि डेथ इज माई रिवॉर्ड, और वो तलवार भी उसे पुकार रही होती है। तभी वहां पर पीछे से किसी की आवाज आती है। शख्स कहता है आर यू रेडी फॉर दैट, और ये आवाज थी नन अदर देन दी ब्लेड की। वेल आप सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट सीरीज उठाने वाला हूँ वो और कोई नहीं बल्कि ब्लेड ट्रिनिटी ही है। अब यहाँ पर मैं आपको फ्यूचर में मार्वल में आने वाली मूवीज का एक छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ। यहाँ पर इस तलवार का मतलब था ब्लैक नाइट, एक न्यू मार्वल कैरेक्टर के लिए। इसकी तलवार को इबोनी ब्लेड भी कहा जाता है, जिसके पास में टाइम ट्रेवल की अच्छी खासी पावर होती है, और हो सकता है कि ये कैरेक्टर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में देखने को मिले। और इसी के साथ ये शानदार वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही मेरे बाकी इधर 5 चैनल्स को भी एक बार चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैं डेली ऐसे शानदार कंटेंट लेकर आता रहता हूं। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लेड ट्रिनिटी को लाने वाला हूं, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।